नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक बेहतरीन शेयर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी की जानेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसका बिजनेस एनालिसिस कि कंपनी किस किस बिजनेस में काम करती है, किस किस सेक्टर में काम करती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पे हम जानेंगे इसके सपोर्ट और रेसिस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्राइस फोरकास्ट की कि अगर इस साल के अंदर आप इसके अंदर पैसे लगाते हो तो आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ये कितना रिटर्न आपको दे सकता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे बाइंग की और सेलिंग की कि क्या हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों बाई करना चाहिए, अगर नहीं बाई करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ये फिलहाल 273 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इससे 52 वीक हाई की तो इन्होंने अपना हाई बनाया था 7 फरवरी 2020 को 358 रुपए। और अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक लो की तो इन्होंने अपना लो बनाया था 13 अप्रैल 2020 को 154 के आसपास। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। अगर हम इस शेयर का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग सेंसेक्स को फॉलो करता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं 3 ईयर की तो इसने वो भी नेगेटिव के अंदर दिया है 7.92। मतलब आप देख पा रहे हो 3 साल से स्टॉक लगभग एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं 10 ईयर की तो दोस्तों 10 ईयर के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 170% का। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं मान सकते अपन, लेकिन ठीक रिटर्न है, एवरेज रिटर्न हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कंपनी है उसका मार्केट कैप है लगभग 7238 करोड़ का, एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की तो लगभग 108 के आसपास है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो की कि कंपनी की पी रेशियो क्या है तो दोस्तों वो काफी शानदार है 12.79, मतलब 15 से नीचे इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी डिविडेंड यील्ड की, दोस्तों वो भी काफी अच्छी है, 1.21% का डिविडेंड कंपनी देती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ROEC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 24.89% है, मतलब 25% है, जो कि बहुत ही शानदार होता है किसी भी कंपनी का। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, वो भी दोस्तों काफी अच्छी है 51.66% की। और दोस्तों प्लीज कोई शेयर है नहीं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कंसर्न यहाँ पे सेल्स को। अगर हम 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 11.70% की सेल्स ग्रोथ होती है, तो थोड़ी वीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके फ्यूचर क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी कंपनी का फ्यूचर जानना है तो उसका पास्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो सेल्स है और नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम 2015 देखते हैं, 16 देखते हैं, 17 देखते हैं, यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स थी वो एक रेंज के अंदर चली गई थी, मतलब उससे ज्यादा बढ़ी नहीं। लगभग आप देख पा रहे हो 15 के अंदर जो सेल थी वो 8467 करोड़ थी, 16 के अंदर थी 8517 और मार्च 17 के अंदर थी 8584। मतलब लगभग सेम से कुछ थोड़ा बहुत अंतर 1% का 1.5% के बराबर सेम ही रही है इनकी ग्रोथ इस साल के अंदर। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने 18, 19 और 20 में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा कि भाई आपको देखो ग्राफ में आप देख पा रहे हो लगातार बढ़ते ही दिख रहे हैं, तो इस क्योंकि अपने को निकालना क्या पड़ेगा इनकी जो परसेंटेज क्या है, ग्रोथ परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों हम चलते हैं इसकी ग्रोथ परसेंटेज पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी की सेल्स परसेंट है, ग्रोथ परसेंट है, एक्सपेंस ग्रोथ परसेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्च 12 के अंदर कंपनी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 30% थी, चलो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस देख पा रहे हो आप 34% था, मतलब एक्सपेंस ज्यादा बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 था, लगभग बराबर था, नेट प्रॉफिट 2% की ग्रोथ थी। उसके बाद मार्च 13 के अंदर देखते हैं तो जो सेल्स ग्रोथ थी वो 20% रही, एक्सपेंस ग्रोथ यहाँ भी ज्यादा रही 23%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया नेगेटिव में 14% और नेट प्रॉफिट तो काफी कम हो गया नेगेटिव में 69%। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्च 14 की, तो वहां पे सेल्स ग्रोथ 13% रही, लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी दोस्तों कि जो एक्सपेंस ग्रोथ थी वो 12% रही, मतलब सेल्स ग्रोथ से 1% कम।
और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी थी 25%, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी कम थी 3%। लेकिन दोस्तों अगर मार्च 15 में देखते हो तो सेल्स ग्रोथ 7%, एक्सपेंस ग्रोथ भी 7%, ऑपरेटिंग ग्रोथ भी 3% और नेट प्रॉफिट की बात करते तो 141% से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कुछ रीजन हो सकते हैं, कंपनी ने अपने एसेट सेल किए होंगे या कोई अदर इनकम आई होगी, इस वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। उसके बाद दोस्तों मार्च 16 की बात करते हो तो जिसकी सेल्स है वो सिर्फ 1% हुई। आपको पता है कि 2016 और 2017 के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो लगभग बराबर ही थी, ज्यादा बढ़ी नहीं थी। एक्सपेंस ग्रोथ अच्छी बात है दोस्तों, नेगेटिव में 2% रहा, मतलब कम हो गई। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 35% रही, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ 8% रही। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 17 में देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ फिर 1% रही, एक्सपेंस ग्रोथ नेगेटिव में 1% रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% रहा, और अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 106% में, मतलब यहाँ पे अच्छा जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी को हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 18, 19 और 20 को देखते हैं तो लगभग जो एक्सपेंस और सेल्स है वो लगभग बराबर है। जैसे कि आप देख पा रहे मार्च 18 के अंदर जो सेल्स ग्रोथ थी 17% थी, एक्सपेंस ग्रोथ है वो 17% थी, 9% थी 2019 के अंदर, एक्सपेंस ग्रोथ भी 9% थी, और 2020 के अंदर भी जो सेल्स ग्रोथ 9% थी और एक्सपेंस ग्रोथ है वो 9% थी। मतलब जितनी सेल्स बढ़ रही है उतना इसका खर्चा बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो अच्छी बात ये दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 18 के अंदर जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी क्या 51% थी, अगर हम मार्च 19 के अंदर देखते तो 8% थी, और 2020 के अंदर देखते हैं तो 14% है। मतलब नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ खतरा यही है कि एक्सपेंस कम नहीं कर पा रही है कंपनी। ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है कंपनी के लिए। नेगेटिव न्यूज बोल सकते हो, नेगेटिव थिंग्स बोल सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है बोल सकते हो, लेकिन एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी लिवरेज रेशियो, कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट रेशियो। दोस्तों पहला इंपोर्टेंट रेशियो आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी अपना कर्जा लगातार कम कर रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हाँ अगर 2020 में देखते हो थोड़ा सा कर्जा बढ़ाया है, लेकिन अगर 2016 से देखते हो तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो लगातार कंपनी का कर्जा वो नीचे की तरफ आया है। अब उसके बाद दोस्तों आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगातार इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज ये होता है कि अगर मान लिया आपने लोन ले रखा है तो आप उसके जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसके कितने गुना आप ब्याज देते हो। अगर मान लो आप ब्याज 100 रुपए कमा रहे हो, प्रॉफिट 100 रुपए कमा रहे हो, अगर आप ब्याज भी 100 रुपए दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया 1। लेकिन अगर आप कमा 500 रुपए रहे हो और लेकिन ब्याज आप 100 रुपए दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा 5। तो ये सिंपल सी भाषा में होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है कि भाई 3 महीने के अंदर कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, 1 साल के अंदर जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, तो उसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो होता है दोस्तों क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो 1 होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन करंट रेशियो 2 होना चाहिए, वो काफी अच्छा माना जाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड है, अगर किसी कंपनी का क्विक रेशियो 1 है और करंट रेशियो 2 है तो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो आप कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो तो 1 है, उससे भी ऊपर है 2020 के अंदर, लेकिन जो करंट रेशियो है वो 1.13 है, मतलब कम है, 2 होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो करंट रेशियो है वो थोड़ा वीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 51.66% है, जो कि काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं एफआईज की तो दोस्तों लगभग 115 एफआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 8.79% की होल्डिंग ले रखी है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर एफआईज ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई भी है, ये अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की 20 स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद देखो 22.77% की होल्डिंग ले रखी है, लगभग 23% की होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड के पास है। उसके बाद दोस्तों आता है एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेकिन उससे ऊपर आप देखो इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास भी लगभग 4.38% की होल्डिंग है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 0.54% की होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। तो ये काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए कि जो इंश्योरेंस भी इसके अंदर पॉजिटिव है, म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर पॉजिटिव है, और एफआईज की बात करते हैं वो भी इसके ऊपर बुलिश है। उसके बाद दोस्तों आता है एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनके पास लगभग 11.77% की होल्डिंग है, और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, उनके लिए नेगेटिव है कि उन्होंने कम किया है, बल्कि जो एफआईज है और इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके अंदर अपनी स्टेक बढ़ा रही है। उसके बाद दोस्तों आता है इसका बिजनेस एनालिसिस, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है।
जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, कंपनी का बिजनेस है वो पहला बिजनेस आता है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। उसके बाद दोस्तों आता है इसका केबलिंग, ये कंपनी केबल के अंदर भी काम करती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके रेलवेज के अंदर कि रेलवे ट्रैक करती है और सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिशियन, मतलब काफी चीजों के अंदर कंपनी काम करती है, स्पेशली रेलवे सेक्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट जो बिजनेस है जो मुझे काफी पसंद है, वो है सोलर। ये रूफ टॉप सॉल्यूशन देती है कि छत के ऊपर जो अपने जो लगाते हैं सोलर पैनल, उसका जो सॉल्यूशन देती है कंपनी। तो ये इसका बिजनेस है वो काफी अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अदानी ग्रीन के पास भी ऐसा बिजनेस है, तो वो काफी स्टॉक ग्रो किया है, तो हो सकता है आने वाले समय में स्टॉक अच्छा ग्रो कर सकता है दोस्तों। इसके बाद आता है सिविल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडस्ट्रियल प्लांट है, फैक्ट्रीज है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी कंपनी काम करती है। और दोस्तों लास्ट आता है सबसे इंपोर्टेंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय की स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इस कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा वहां के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस की। दोस्तों चार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं, अगर इसका हम लाइफ टाइम चार्ट देखते हैं तो 2007 के अंदर कंपनी के अंदर काफी ग्रोथ रहती है, लेकिन 2008 की मंदी के बाद स्टॉक काफी गिर जाता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से चढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लगातार स्टॉक नीचे की तरफ चला जाता है और लगभग 35 रुपए के आसपास अपना लो बनाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने कम से कम 3 या 4 साल के अंदर इस जो रेंज है उसके अंदर कंपनी ट्रेड करती है, मतलब जो स्टॉक इस रेंज के अंदर लगातार ट्रेड करता है लगभग 3 से 4 साल तक। लेकिन जैसे ही ये रेंज तोड़ता है, स्टॉक के अंदर काफी तेजी रहती है दोस्तों, और स्टॉक अपना हाई बनाता है 440 के आसपास, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट रहती है और स्टॉक वहीं पे आ जाता है जहां से इसके अंदर तेजी स्टार्ट हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो 160 रुपए के आसपास से इसके अंदर तेजी स्टार्ट हुई थी और उसी रेंज के अंदर स्टॉक दोबारा आके फिर से वापस चला जाता है और उसके अंदर फिर से काफी अच्छी तेजी रहती है। तो ये आप देख पा रहे हो इसका लाइफ टाइम चार्ट। लेकिन लाइफ टाइम चार्ट देखने से बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। एक निष्कर्ष निकल पा रहा है, इसका जो बहुत अच्छा प्राइस था खरीदने का वो 160 रुपए के आसपास है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका डे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी जो ये स्टॉक है इस लेवल के ऊपर लगभग 200 रुपए के आसपास काफी दिन ट्रेड किया था, लेकिन जैसे ही 202 का लेवल तोड़ता है उसके बाद स्टॉक के अंदर तेजी रहती है और वो अगला जो इसका रेजिस्टेंस है 256 को टच करके वापस आता है स्टॉक। लेकिन उसके बाद देख पा रहे 232 रुपए के आसपास भी स्टॉक काफी देर ट्रेड करता है और इस लाइन के ऊपर एक सपोर्ट लेता है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से स्टॉक के अंदर तेजी रहती है और स्टॉक 281 के आसपास आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने का प्रयास करता है, एक बार तोड़ता है लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता और देखो आप काफी दिनों तक स्टॉक इस रेंज के अंदर घूम रहा है। उसके बाद भी आप लेटेस्ट देखोगे ना कि आप लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ जो इस 281 का जो लाइन है उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन स्टॉक तोड़ नहीं पाया। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसको बाइंग और लेवल की, तो दोस्तों ये रेंज मेरे को एक सुटेबल रेंज लगती है, 202 रुपए से 232 रुपए के आसपास इसको खरीद सकते हो। ये काफी अच्छी रेंज है। आपको काफी लोगों को लगेगा इस रेंज के अंदर स्टॉक ना आए, लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हो काफी दिनों से स्टॉक 281 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस लाइन को नहीं तोड़ पाता है, जहां तक मेरा विचार है इस लाइन को तोड़ना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद स्टॉक अगर इस लाइन को तोड़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ तोड़ेगा 256 का लेवल तोड़ेगा, तो अगर 256 लेवल का तोड़ता है तो स्टॉक लगभग 202 रुपए के आसपास जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आप अपने रिसर्च खुद भी कर सकते हो और आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। तो दोस्तों प्राइस फोरकास्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा तो है नहीं। अगर हम फिलहाल का प्राइस है लगभग 279 के आसपास का करंट बेसलाइन फेयर लेते हैं, तो इसका हाई अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो हाई जा सकता है लगभग 435 तक जा सकता है, 55% रिटर्न आपको दे सकता है। अगर हम बात करते हैं मीडियम रिटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 6.23% की नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, 262 तक जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं लो की, तो दोस्तों ये लगभग 172 के आसपास जा सकता है, 38.56% यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें इसको किस प्राइस के ऊपर खरीदना चाहिए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ये स्टॉक 200 रुपए से 230 रुपए के बीच में मिले तो आप इसको खरीद सकते हो। दोस्तों इससे नीचे भी स्टॉक जा सकता है अगर मार्केट कंडीशन खराब रहती है, लेकिन अगर 200 रुपए से 230 रुपए के बीच में मिलता है तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा खरीदना स्टार्ट कर सकते हो और जितना नीचे जाता है उतना आप खरीद सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है वो आने वाले में बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो आने वाले समय में काफी ग्रोथ करेगा, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ तभी हो सकती है जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप्ड कंट्री जैसा होगा तभी इंडिया के अंदर ग्रोथ आएगी। तो सरकार भी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस कर रही है, तो इन कंपनियों को काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।